दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज एच न्यूज के स्टूडियो में ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई है जिन्होंने कई लोगों का जीवन अच्छे से किया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नागपुर के विजय चौरागड़े सर के बारे में, जो कि आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए एच न्यूज के स्टूडियो में आए हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। श्री विजय चौरागड़े जी आज हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, खास मुलाकात यह कार्यक्रम की हमारी परंपरा है कि आने वाले मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। तो मैं आज के हमारे मेहमान विजय चौरागड़े जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि विजय चौरागड़े जी नागपुर में प्रतिष्ठित वित्तीय सलाहकार है। पिछले 16 वर्षों से 3600 निवेशकों को निरंतर सलाह देकर अपने निवेशकों को उनका भविष्य उज्जवल, विकसित और सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा JOTC बनने पर मलेशिया में आपका भव्य सत्कार भी किया गया था। विजय चौरागड़े जी को 16 वर्षों में नागपुर के विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर सम्मानित भी किया गया है। विजय चौरागड़े जी SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC, म्यूचुअल फंड के विभिन्न योजनाओं द्वारा मार्गदर्शन समय समय पर आप करते रहते हो। धनतोली नागपुर के अमर ज्योति पैलेस में बचत घर के नाम से 16 वर्षों से सर आप कार्यरत है। विजय चौरागड़े जी, इन्होंने पिछले 16 वर्षों में नागपुर के शहरवासियों का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की है। और यदि आप भी विजय चौरागड़े जी इनसे मिलना चाहते हो और कुछ सलाह लेना चाहते हो तो ज़रूर आप इनके मोबाइल नंबर 9370970370 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज के हमारे मेहमान विजय चौरागड़े जी, इनका परिचय। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके जो मन में थे वही हम विजय चौरागड़े जी इनसे पूछना चाहेंगे। विजय जी, जैसे आप स्टूडियो में आने वाले हो, एचएन की ये पता जैसे चला हमारे चैनल के माध्यम से, तो कुछ लोगों के मन में कुछ भावनाएं थी, कुछ सवाल थे, तो बारी बारी में उनके सवाल भी लेने वाले हैं। सबसे पहले जो सवाल था, एक विहिरगांव के 60 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो 60 साल की उनकी उम्र है, सरकारी उनको पेंशन भी मिलती है। तो उनका ये सवाल था कि पेंशन की हर व्यक्ति को 60 वर्ष पूर्ण होने पर आवश्यकता क्यों है, और यदि 60 वर्ष के ऊपर हो जाती है तो पेंशन की ज़रूरत होती है क्या? अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? यानी पेंशन ये क्या है? दर्शकों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले एक हमारा कुछ दिन पहले एक एपिसोड आया था जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और उस इंटरव्यू को, खास मुलाकात को लोगों ने बहुत पसंद किया। थैंक यू। और मैं सबसे पहले AHN न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ कि 15 दिन में लगभग 1,500 से 2,000 लोगों ने उसको देखा गया यूट्यूब में। थैंक यू विजय जी। जी, तो इसके माध्यम से हम हज़ारों लोगों तक पहुँच पाए हैं और अपनी बात कह पाए हैं। आज का जो विषय है हमारा वो है पेंशन और गोल्ड में निवेश कैसे करें। बिल्कुल सी बात है। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी करेंगे? तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी।
जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ ये रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है, काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है। जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाएं, तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहें। चुप रथ ना साहब रहें। ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं सबको बताएं। तो आप सबको बताएं। जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं, किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते किसी हो, के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। जितना बच्चे, भी आप किसी प्यार बहू, करते हो। किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। उन अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल सर ने जो पूछा है कि पेंशन जो 60 साल का व्यक्ति हो जाता है उसको क्यों ज़रूरत है ना। तो ये 2 तरीके के पेंशन होते हैं। पेंशन पहले क्या है ये पहले समझ लेते हैं। पेंशन क्या है कि जीवन में जो भी व्यक्ति आज जन्मा है, एक शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद एक 60 की एज आ जाती है कि वहाँ आदमी का शरीर कमज़ोर हो जाता है। जॉब में है, सरकारी है या प्राइवेट है, वहाँ से रिटायरमेंट हो जाता है। तो 60 से 80 तक की जो लाइफ है, एक्सटेंडेड लाइफ है, ठीक है, ये 20 वर्ष के लिए हमको अपने स्वाभिमान के साथ सर उठाकर जीना होता है। और सर उठा के कब जियोगे आप? जब आपके पास पैसा हो। पैसा नहीं है तो आप किसी को भी हाथ फैलाओगे, बच्चों के सामने फैलाओगे, मित्रों के सामने फैलाओगे, या कोई रिश्तेदार के हाथ फैलाओगे, या कोई बैंक से लोन लोगे। लोन तो नहीं, लेकिन लोन तो नहीं मिलेगा इस एज में, लेकिन ये इस तरीके के ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। तो इसको कोई स्वाभिमान से जीना नहीं बोलेंगे। इसलिए आपको जो है पेंशन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि भारत में मात्र 1 से 1.5% लोगों ने ही इसको समझा है या इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी लोग ये समझते हैं कि मेरा लड़का है, वो मुझे जब वो जॉब में आ जाएगा, मैं 60 पे आ जाऊंगा तो वो भी कमाने लगेगा, वहाँ से मैं उसको, वो मेरी देखभाल करेगा या जो भी मेरी जो ज़रूरतें हैं वो रिटायरमेंट की, ओल्ड एज की पूरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी भारत में लगभग 4.5 से 5 लाख जो है ओल्ड एज शेल्टर होम है, यानी रिटायर, यानी जो माँ बाप, बच्चे जो है, माँ बाप को जब शादी हो जाती तो बहुओं से पटती नहीं है तो वो डस्टबिन बन जाते हैं। तो उनको कई बार उनको गलत ट्रीटमेंट देते एक समय अनाथ आश्रम जैसे में चले जाते हैं। तो उनके पास में कोई ऐसा सहारा नहीं होता है। तो आज 4.5 से 5 लाख के आसपास में लोग ऐसे हैं जो इस तरह ये ओल्ड एज होम शेल्टर में रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पेंशन जो है 2 तरीके का होता है। एक पेंशन ये है जो इमीडिएट मिलता है। बिल्कुल इमीडिएट, यानी आपको जैसे वन टाइम आप डाल दो पैसा तो उसको इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। इस तरीके का ये होता है। हाँ, ये 2 तरीके का पेंशन होता है। एक तो जिनकी एज 60 साल
पूरी हो गई है, रिटायर्ड हो गए, तो बहुत सारा ऐसा लाखों में पैसा मिलता है और उस पैसे को लमसम एक बार का निवेश करना है, ठीक है, और आपको हर महीने उसमें पेंशन मिलती रहेगी। अभी 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक तो उसमें जीवन शांति करके LIC का है और जीवन अक्षय करके इमीडिएट एन्युटी, उसमें हर महीने यानी पैसा भरो, अगले महीने से आपको हर महीने उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें कई बार जो है इसमें भी 2 तरीके का होता है। एक तो डिफर्ड होता है, नहीं मुझे आज पैसे की ज़रूरत नहीं, 5 साल के बाद चाहिए या 10 साल के बाद चाहिए, उस तरीके का ये 2 उसमें ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पेंशन का जो है अपना एक प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा सर ये है कि जब आप यंग होते हो, 40 हो गई एज, 45 हो गई, वहीं से ये पेंशन का स्टार्ट करिए। इन्हें क्या है कि आपके पास एक 15 साल का 20 साल का पीरियड रहता है और आप डिसाइड करिए मुझे पेंशन कितना चाहिए। मान लो 1 लाख रख जाइए तो उसके हिसाब से अलग योजना है। मुझे मान लीजिए 2 लाख चाहिए, क्योंकि आज अपन इन्फ्लेशन भी ऐड करते हैं, महंगाई दर जो है 7.5% का महंगाई दर है, जो आज पैसा है अपना 100 रुपये का वैल्यू जो है, यानी आज से 15 साल के बाद वो 50 रुपये 60 रुपये रहने वाला है, उससे भी कम हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। तो ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हम अपना विकल्प चुने, ठीक है। तो आज जब आप 40-45 के हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तभी अपने लिए भी, जैसे आप बच्चों के एजुकेशन के लिए चिंतित रहते हैं, अब तो अपने लिए भी एक पेंशन प्लान जरूर अपना ये करें। अब इसमें पेंशन में बहुत बार लोग उतना ध्यान देते नहीं हैं। ध्यान नहीं देते, क्या कारण है कि उनको अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं, वो सोचते हैं कि भाई मेरा बुढ़ापा तो ऐसे ही आराम से कटने वाला है, और अवेयरनेस करने के लिए आपको बुलाया गया है। हाँ, यस। तो ये एक विषय है। और वो सोचता है कि भाई मुझे पेंशन की ज़रूरत ही नहीं है जी। हाँ, वो यानी 98% लोग भारत में ऐसे सोचते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी मैं कई बैंकों में मैं गया हूँ और वहाँ जाके मैंने जब देखा 4 तारीख 5 तारीख को आप चले जाओ तो पेंशन के लिए जो है ऐसी बड़ी लाइन रहती कि पूरा वो हॉल भर जाता। बैंक में खड़े रहने को जगह नहीं रहती। वो पेंशन कितनी मिल रही है? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपया, ठीक है। जब वो यंग थे तब उनको यानी गवर्नमेंट यानी उनको कुछ जैसे ESIC वगैरह एक्ट के द्वारा कुछ पेंशन मिलती है, तो वो लेने के लिए 500 रुपये 1000 रुपये लेने के लिए लोग वहाँ लाइन पे खड़े रहते हैं। और उनको बाद में ये भी देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, ऐसा सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है उनको। तो ये एक हर साल उनको ये देना पड़ता है। तो ये इस तरीके के ऐसे दिक्कतें हैं। और आज 500-1000 रुपये में कुछ भी ऐसा महीने का कुछ भी नहीं हो सकता है। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ अपना लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ा है, हम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज। महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल भाई बढ़ी है। और आज इस महंगाई के दौर में 500-1000 रुपये से कुछ नहीं होता है। तो मेरा ज़रूर हर जो भी मेरे दर्शक हैं जो ये सुन रहे हैं, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस पेंशन वाली विषय को ज़रूर वो इस पे ध्यान दे, अच्छी सलाह ले। और सलाह देने के लिए हमारे जैसे लोग मौजूद हैं और ये बराबर आपको सलाह करके देते हैं, पेंशन का ओल्ड एज का प्लानिंग करके देते हैं, जिससे आप भविष्य में अपना जो 60 से 80 वाला जो लाइफ है, खुद का तो लाइफ अपना वो सिक्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ ये अपने वाइफ का भी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं कि कल कुछ हो गया, वो नहीं रहे तो वाइफ भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, या लड़के के आगे हाथ नहीं फैलाए, बहू के आगे हाथ नहीं फैलाए, और जीवन में वो अपना सर उठा के अपना जो बाकी का लाइफ है वो जी सके, सम्मान के साथ जी सके। विजय जी, मेरा एक सवाल ये भी था, क्या पेंशन के क्या विभिन्न विकल्प भारत में मौजूद है? अगर है तो वे कौन कौन से होंगे? पेंशन के बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं उसमें के 2 प्लान आज आपके सामने में रख रहा हूँ। बिल्कुल। एक है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज करके एक प्लान है। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनकी ITR है, इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो 10 लाख 15 लाख उनका, अगर वो ITR भर रहे हैं और पिछले 3 साल का भी 15 लाख के आसपास का ITR भर रहे हैं, 10 और 15 लाख, और जिनकी एज 30, 35, 40 ऐसी अगर एज है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रीमियम प्लान है SBI लाइफ का स्मार्ट प्रिविलेज। इस प्लान में क्या है कि लगभग 6 लाख रुपया आपको हर साल भरना है।
हर साल भरना। हाँ 6 लाख रुपया आपको मिनिमम, उससे नीचे नहीं है। 6 से ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने 6 लाख रुपए ले लिया। बिल्कुल। तो 6 लाख आपने भरा और 5 साल आपको भरना है, सिर्फ 5 साल। अच्छा। हाँ, आपने 30 लाख भर दिया। अब 30 लाख भरने के बाद हम क्या दे रहे हैं उस प्लान में, सबसे पहला बेनिफिट दे रहे हैं वो 42 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर। अगर मान लो उसकी नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो उसको 6 लाख रुपए डे 1 से 42 लाख रुपए डे 1 से मिलेगा। दूसरा बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं इनकम टैक्स का। तीसरा बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं कि उसमें 12 म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। ठीक है, 12 हम लोग SBI के म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसा उसके बाद ग्रोथ प्लान, बॉन्ड, ऐसे इस तरीके के 12 म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसमें लॉयल्टी बोनस दे रहे हैं। ठीक है, लॉयल्टी बोनस जैसे म्यूचुअल फंड में और कहीं भी नहीं है, लेकिन उस प्लान में इनबिल्ट है लॉयल्टी बोनस, गारंटीड लॉयल्टी बोनस। अब ये लॉयल्टी बोनस क्या है कि जैसे आप 5 साल अपना भरते हो, अब मान लेते हैं कि जैसा आपने अभी मेरे को 20 साल के बाद में मैच्योरिटी चाहिए। ठीक है, 30 लाख तो मैंने भर दिया, अब 15 साल का वेटिंग हो गया, 20 साल के बाद चाहिए तो 5 साल के बाद 5 साल की पॉलिसी को जैसे हो जाते तो 5 से 10 साल में 2.5%, उसके बाद 10 से 15 में 5%, 3.5%, और उसके बाद 15 से 20 पे ये 5% का मुझे जो मेरी फंड वैल्यू रहेगी, लगभग एक प्रीमियम मैंने 6 लाख के आसपास में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इस SBI लाइफ का जो स्मार्ट प्रिविलेज प्लान इस पे मिलता है। और लास्ट पे जो उस पर और एक बेनिफिट ये है कि 5 साल के बाद चाहो तो आप उसको पूरा रिडम्पशन कर सकते हैं। आप अगर आपको पैसे की ज़रूरत है बीच में तो पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, 10% आप निकाल सकते हैं, तो इसको एकदम लिक्विडिटी आ जाती है। और ये सबसे अच्छी बात इस प्लान पे ये है कि इस प्लान ने लास्ट 5 साल के रिटर्न अगर देखा मिड कैप और इक्विटी के, तो इसने 27% के रिटर्न दिया है। हाँ, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाला SBI का प्रिविलेज प्लान है। और मैंने इसी प्लान को लगभग पिछले साल में 2023-24 में लगभग 40 लोगों को मैंने ये प्लान दिया नागपुर में, और सभी ने खुश होकर ये प्लान, आज खुश है वो लोग। जिस तरीके के उनके रिटर्न से उनके पैसे जो है 3 गुना हो गए, 8 से 9 साल में उनका पैसा 3 गुना हो गया, इतना बेटर रिटर्न देने वाला। और फिर ये इसमें पेंशन में कैसा इसको इस्तेमाल करना है कि आपने मान लीजिए जैसे 40 के है, अब 20 साल का उसमें टर्म डाल दीजिए तो 60 हो गया। अब SBI को आप बोलिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे ये जो मान लेते जैसा 20 साल के बाद मैं अगर देख रहा हूँ तो 20 साल में 1,68,00,000 रुपया मेरा फंड वैल्यू हो रहा है। हाँ, और लॉयल्टी बोनस अलग है। हाँ, उसके बाद 25 साल का अगर मैं देख रहा हूँ तो 2,71,00,000 रुपया मेरा हो रहा है, प्लस लॉयल्टी बोनस वो अलग है। ठीक है, इसका 5% और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। और 30 साल में 30 साल का अगर मैं रख रहा हूँ तो 4,36,56,996 रुपया प्लस लॉयल्टी बोनस। ठीक है, यानी 7.5% का लॉयल्टी बोनस इसमें मिलेगा। तो ऐसा बड़ा अमाउंट मिल रहा है। और इस लमसम तो आप जब 60 के हो गए, इसी पैसे को आप बोलिए कि मुझे एन्युटी दे दीजिए या पेंशन दे दीजिए, तो मैं हर महीने में अगर 30 साल का अगर आपने 4,36,00,000 लिया तो इसमें मैं लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए महीने का मैं दे सकता हूँ। यानी SBI 3.5 से 4 लाख रुपए महीने का आपको पेंशन दे सकती है टिल डेथ। और अगर कल आपको ये हो गया, आप नहीं रहे, तो उस टाइम पे आपकी वाइफ जो है उसको या 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो पेंशन कंटिन्यू रखे, जॉइंट अकाउंट खोल दे बैंक में, या तो फिर दूसरा ये है कि ये जो पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, ये पूरा पैसा 4 करोड़ के लगभग वो ले ले और अपना आगे जो भी उनको करना है वो उस तरीके का अपना लाइफ ये करे। तो एक प्लान ये हो गया। दूसरा जो प्लान है मैं जो बहुत लोगों को बहुत पॉपुलर है और पूरे भारत में ये प्लान SBI में बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट देके जानकारी ले रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। ये प्लान का नाम है SBI का लाइफ अश्योर प्लैटिनम प्लस। SBI लाइफ अश्योर प्लैटिनम प्लस। हाँ, ओके। हाँ, तो ये प्लान में क्या है सर, ये गारंटी वाला प्लान है। जैसा मैंने पहला प्लान जो है देखे है वो मार्केट वाला है, शेयर मार्केट वाला है, लेकिन उसमें रिटर्न बहुत है। 27% का रिटर्न अपने देखा है 5 साल का पिछले। इसमें ये है, इसमें जो रिटर्न है 8-8.5% का रिटर्न इस पर आता है। इसका नाम है SBI लाइफ प्लैटिना प्लस। ठीक है, इस प्लान में क्या है, मान ले एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं।
इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो 1 लाख रुपया साल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब उसमें यह है कि 10 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी 10 लाख आपने कर दिया, ठीक है। 10 साल के बाद में अब हमें SBI लाइफ क्या दे रही है इस प्लान के अंदर? पहला बेनिफिट 11 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी एक दिन पहले दिन से अगर कुछ हो गया तो 11 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेगा, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है इनकम टैक्स का ETC में। तीसरा बेनिफिट है टैक्स फ्री जो मैच्योरिटी वो मिलेगा। चौथा बेनिफिट इस प्लान में ये है कि 11वें साल आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके। हाँ, 11वें साल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 12 साल से 25 साल तक, आने वाले 25 साल तक आपको गारंटीड 86,000 रुपीज़ मिलते रहेंगे। गारंटीड 86,000 रुपया 25 साल तक मिलते रहेंगे। अगर मैंने ये कैलकुलेशन किया तो लगभग जो है मुझे 21,50,000 रुपया मेरे को मिल चुका है 25 साल में, और आखिरी 26वें साल में फिर 11 लाख मुझे मैच्योरिटी का भी मिलेगा। यानी लगभग मुझे जो है लगभग 42 लाख रुपया मुझे लगभग ये मिल रहा है। और इन डेथ अगर होता है, उस व्यक्ति का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसको 62,50,000 मिलता है। और अगर उसका मान लीजिए नेचुरल डेथ होता है तो लगभग ये 42 लाख के आसपास में ये अमाउंट उसको फिर से मिल रहा है। और आगे के पूरे प्रीमियम यानी उसको जो है वो मिलते रहेंगे, उसका बेनिफिट उसको मिलते रहेगा। इस तरीके से क्या हो रहा है कि 25 साल तक मुझे अगर कोई व्यक्ति 50 से अगर उसको पैसा रिटर्न मिल रहा है तो 50 से 25 यानी 75 तक तो पूरा पेंशन उसका कवर हो गया, है ना। और गारंटी से यानी सर उठा के जियो वाली बात हो जाएगी इसमें, है ना। यानी स्वाभिमान के साथ वो अपना आगे का जीवन किसी को बिना हाथ फैलाए वो अपना एक पेंशन का प्लानिंग कर सकता है। तो इस तरीके के मेरे 2 विकल्प है SBI लाइफ का। और उसके बाद में भी अन्य विकल्प भी है। अन्य विकल्प में फिर म्यूचुअल फंड आ जाता है। म्यूचुअल फंड में लेकिन फिर ये मल्टीपल जो बेनिफिट आज ये 2 प्लान में मिले हैं वो नहीं मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि मार्केट का, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, और फिर आपको उस पर इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, प्लस टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा बात है कि अगर हाँ म्यूचुअल फंड में टैक्स वाले भी है, लेकिन फिर उसमें जो रिटर्न है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। आपको 15% भी मिल सकता है, 5% भी मिल सकता है। अच्छे म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगाया तो आपको 20% भी, 25% भी मिल सकता है। तो कई लोगों को म्यूचुअल फंड की SIP में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा उसमें एक बेनिफिट जो आ रहा है वो आ रहा है कि सीनियर सिटीजन की जो अलग अलग जो योजनाएं आती है, सीनियर सिटीजन की जो योजनाएं भी प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना जो बहुत पहले अभी आई थी, उसमें गारंटेड 7.5-8% ऐसा योजना में उसमें आपको रिटर्न मिलता था। 15 लाख रुपए एक बार भर दो तो आपको लगभग 8,000-8,500 रुपये महीने का 10 साल तक आपको मिलते रहेगा। और आखिरी में जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको वापस मिलेगा। तो इस तरीके का वो जी। मुझे एक सवाल ये भी करना था, ये जो आपने जो तमाम जो स्कीम और ये जो बताया ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इतने लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाला वो बड़ा आदमी होगा। बहुत कम ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है, वे लोग कम खर्चे में बम आवाज़ यानी ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते तो उनके लिए क्या प्लान है ये बताइए। जी, इसमें आप देखिए जब आप यंग रहते हैं 30-35 और ठीक है आप मिडिल क्लास फैमिली से है, आपका इनकम मान लीजिए ITR आप मान लो 5 लाख 10 लाख के बीच में है जी, तो ऐसे लोगों को भी ये पेंशन लेने का अधिकार है ना। क्योंकि ऐसा है सर कि हम जो है एक हमारा जो दाना बना है सामाजिक, वो ताना बना यह है कि हम ज्वाइंट में रहते हैं, न्यूक्लियस फैमिली में रहते हैं। न्यूक्लियस फैमिली का मतलब यह है कि जो मेरे यहाँ जो भी मैं करूँगा उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, मेरी वाइफ को मिलेगा और बच्चों को मिलेगा। हाँ, इस तरीके का हमारा न्यूक्लियस एक फैमिली होता है। जी जी। तो इसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लाटिना प्लस करके है, LIC का जीवन शांति है, म्यूचुअल फंड के इसमें भी आप अपना निवेश कर सकते हो 2,000 3,000 5,000 रुपये महीने से। लेकिन हर किसी ने अपने लंबे जो ओल्ड एज जो बुढ़ापे का समय है वो बुढ़ापे का समय काटना आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुढ़ापा आते आते आपका इनकम तो लो इनकम में चले जाते हो, 60 में तो आपको कोई इनकम ही नहीं रहती। सही बात। और 80 तक अगर आपको जीना है, क्योंकि आज नागपुर में अगर आप देखें तो इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, वो क्या करते हैं आपको मरने नहीं देते, आपको स्वस्थ रखते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे आप गार्डन में घूमने जाओ
तो बहुत सारे न्यूट्रल जूसेस वगैरह आप देखते हो, है ना, नए नए जूसेस बोलते हैं कि भैया ये लीजिए, आप तरोताज़ा रहेंगे, यंग दिखेंगे। फिर योगा आ गया, योगा आप करो तो आप बिल्कुल यंग रहेंगे, 60 के है लेकिन दिखेंगे आप 50 के या 40 के दिखेंगे, है ना, 25 के, हाँ 25 के दिखेंगे। तो ऐसे इस कारण से क्या होगा कि आदमी अगर बच्चे वगैरह अच्छे पोस्ट पे है और उसने कुछ अच्छी सेविंग है, तो आदमी का जो 60 से 80 का जो बुढ़ापा है, बहुत खुशी से हंसते हंसते, कई लोग तो अच्छा डांस करते हैं, मैंने देखा है वो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं, अच्छे गाने में सुबह दिखाई देते हैं। जी जी, और बढ़िया डांस करते हैं। आप यंग आदमी जो 25 साल 30 साल का, वो इतना अच्छा डांस ही करते हो। ये जो एक तरीके से जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं 60-65 वाले, इतना अच्छा डांस करते हैं क्योंकि उनकी पेंशन, बिल्कुल खुश रहते हो, लाइफ को एंजॉय करते हैं। सर विजय जी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि हमारे जो अधिकतर जो HN न्यूज़ के जो दर्शक हैं वे सरकारी कर्मचारी हैं, व्यापार उद्योग जगत से भी जुड़े हुए हैं। यदि मैं सरकारी कर्मचारियों की बात करूं तो उस जो स्कीम है पेंशन की, 2 किस्म की आती है, एक है ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरी है न्यू पेंशन स्कीम। तो ये ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, ये हमारे उन दर्शकों को बताइए जो सरकारी कर्मचारी हैं। जी, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर अपन महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में कम से कम 16 से 18 लाख सरकारी कर्मचारी है। बिल्कुल है, हाँ, मिनिमम कम से कम इतने तो होंगे। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये लोग हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, कोई स्टेट के है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट पे आता है, मेडिकल वगैरह ये स्टेट पे आता है। तो क्या था कि 2004 में गवर्नमेंट ने अपनी जो भारतीय सरकार की जो गवर्नमेंट है, इसने 2004 में पेंशन की योजना बंद कर दी। बराबर। हाँ, तो बंद करने से क्या हो गया कि अब लोगों को पास में ऑप्शन नहीं रहा, है ना, कि भाई जो आदमी आज सरकारी सेवा में है, 30 साल 35 साल की सर्विस करने के बाद उसको रिटायरमेंट होना है, और रिटायरमेंट हो गया तो उसको कोई इनकम नहीं है। तो जो भी वो अपना पैसा जो जीवन में महीने का जो सैलरी या छोटी मोटी जो सेविंग करता है, LIC है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, या और कुछ भी जो कर रहा है, म्यूचुअल फंड है, तो वो पैसा कई बार क्या हो जाता है, जैसी एज 50 तक आती है तो बच्चे की पढ़ाई और लड़की की शादी, कहीं तो 2-2 3-3 लड़कियां होती है, उनकी एक शादी में 25-25 50-50 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो वो पूरा पैसा जो है वो लगभग खत्म हो जाता है, उल्टा तो कर्ज बाजारी हो जाता है। तो ऐसे टाइम में जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम वो एक गारंटी दे रही थी कि भाई रिटायरमेंट के बाद में जब तक आप है तब तक आपको पूरा यानी जो जितना सैलरी है उसके लगभग उसको वो पेंशन मिलता था जी। हाँ, अगर उसके बाद में अगर उसकी डेथ हो गई 80 के पहले 70 में जब भी डेथ हो जाती तो 50% उसके वाइफ को मिलता था। तो ये एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी ये सरकारी कर्मचारियों को थी। लेकिन 2004 के बाद में क्या हो गया कि फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने फिर एक अल्टरनेटिव निकाला कि भाई ये सेक्टर तो बहुत बड़ा है और लोग मुझे होट करते हैं, है ना, तो होट करें तो होट करने के लिए गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ अपनी सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने फिर एक NPS नाम की न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की। अब NPS में क्या होने लग गया कि ये पूरा का पूरा आपको स्वयं करना है। वहाँ क्या होती थी, गवर्नमेंट खुद करती थी, आपको कुछ निवेश नहीं करना है। 60 हो गया आपको पेंशन मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ आपको स्वयं करना है। जब आप 20 है 25 के एज में हो तभी आपको NPS में ही निवेश करना है। और निवेश कैसे करना, उन्होंने 8 म्यूचुअल फंड खोल दिए, गवर्नमेंट ने 8, जैसे SBI के, LIC, निपॉन वगैरह ऐसे 8 म्यूचुअल फंड खोल दिए, और उसमें बॉन्ड फंड, उसके बाद में डेट फंड, ऐसे अलग करके 24 अलग अलग उन्होंने ऑप्शन दे दिए कि आप उसमें से किसी भी एक पे इन्वेस्ट करो। लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर में वो स्कीम क्यों थोड़ी सी फेल हो गई कि क्योंकि वो जब आप 2004 से आज 20 साल पकड़ लीजिए तो 15 से 20 साल के अंदर में वो स्कीम में रिटर्न्स उतने नहीं आए, क्योंकि उस पर मॉनिटरिंग नहीं है, उसका फंड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसके रिटर्न्स प्रॉपर नहीं आ रहे। तो लोग फिर कंफ्यूज हो गए कि भाई उस पर करना नहीं करना, क्या करना। तो आज 15 से 20 साल हो गए, NPS में लोगों का आज भी लोग खुश नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले दिया कि हम OPS, जैसे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उसने एक वादा दिया इलेक्शन में कि हम ओल्ड OPS की योजना है फिर से चालू करेंगे, लेकिन अब उनकी गवर्नमेंट ही नहीं है तो उनको पावर नहीं है, तो ये OPS
और एनपीएस के बीच में ये जो सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी जो है ये फंसे हुए हैं। आज भी उनके लिए कोई सशक्त पेंशन योजना नहीं है और इसलिए आज वो बेचारे अपने भविष्य को लेके, रिटायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहे। सही बात। क्या सरकार ने ध्यान नहीं देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब वो क्या होता है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि मुझे एक बड़ा अमाउंट जो है 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया मुझे एक्स्ट्रा गवर्नमेंट में बर्डन देना है। इसलिए आज आप देखते हैं कि भाई ठीक है, ये आज अपना विषय नहीं है। आज नई भर्तियां कहाँ है? सरकारी डिपार्टमेंट में आज भर्तियां नहीं है ना। नई कई पोस्ट खाली है, लेकिन वहाँ पे उस टेबल में काम करने के लिए लोग नहीं। ऐसी लाखों की संख्या में आज अगर अपना ये विषय नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आज अपना ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आज भी देखिए कि कम से कम 7 से 8 लाख कर्मचारी जो है आज भी इमीडिएट जरूरत है महाराष्ट्र में। एक कर्मचारी 4-4, 5-5 टेबल संभाल रहा है, ये भी हकीकत है। सर, एक सवाल ये था कि अक्सर हम देखते हैं कि चाहे धनतेरस हो या कोई भी ऐसा जब फेस्टिवल आता है और महिलाएं अधिकतर गोल्ड खरीदी करती है, सोना खरीदी करती है और काफ़ी अच्छा उसमें निवेश भी करती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और हमारे दर्शक आज जो है ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड में निवेश करना है, कितना करना है और क्यों करना है ना। महिला, और ये खासकर ये महिलाओं का पसंदीदा आइटम है ये गोल्ड, सबसे प्रिय, यानी पति से भी प्रिय अगर कोई चीज़ है तो वो है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड में क्या होता है सर कि हम जब फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में ऑर्नामेंट लेते हैं। जब आप गोल्ड लेते हैं तो हम गोल्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम उसकी डिज़ाइन को देख रहे हैं। हाँ, गोल्ड नहीं देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं हम लोग। डिज़ाइन ने वो हर कोई लेडी जो है, महिला जो है, वो चाहती है कि उसकी डिज़ाइन सबसे बेस्ट हो। ठीक है, इतनी सारी डिज़ाइंस आपको मिलती है। तो हम जब सोना ले रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी डिज़ाइन लेटेस्ट हो, डिज़ाइन बहुत आकर्षक हो। और आकर्षक बड़ी बड़ी जो नागपुर में जो सराफा की दुकानें हैं, जो करण कोठारी से लेके रोकड़े, बहुत सारे खंडेलवाल वगैरह, बहुत सारे ऐसे है कि ये डिज़ाइन पे वर्क करती है, डिज़ाइन अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाती है। तो वो पहनने के बाद जो है महिलाएं और अधिक सुंदर दिखती है। तो जीलियसी फैक्टर जो है, जलन जो है ना, वो गोल्ड की सेल को बढ़ाता है। हाँ, एक महिला से दूसरी महिला कैसी सुंदर दिखे, तो वो जलन जो है, वो जलन के कारण महिलाएं जो है सबसे पहले प्रायोरिटी है कि पति को मना लेती कि मुझे गोल्ड लेना है। ठीक है, तो कई बार धनतेरस के दिन एक धार्मिक मान्यता भी है हिंदू समाज में कि जितना आप गोल्ड लोगे उतनी आपकी तरक्की होगी। तो उस कारण से लोग जो है गोल्ड लेती है। अब मेरा ये मानना है कि गोल्ड उतना ही लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि गोल्ड लेते हैं तो कई बार क्या होता है, मेकिंग चार्ज 10%, 5 से 10% का मेकिंग चार्ज, 3% का जीएसटी, और उसके बाद में जो उस पर जो लॉकर आप रखते हो गोल्ड में जो है, क्योंकि लॉकर लेना पड़ता है, क्योंकि आप अगर घर में रखे। अब रिसेंट में कैसा हो गया कि अभी 15 दिन पहले जहाँ मैं रहता हूँ, वो कि लेडी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो मंदिर जाती थी दर्शन करने, 1 घंटे बाद वापस आती थी। दिन दहाड़े 11 से 11:30 के बीच में लॉकर, उसका घर तोड़ा गया, घर का लॉक तोड़ा गया और उसके अलमारी में 25 से 30 तोले, लगभग 15 से 16 लाख का सोना 10 मिनट में चोरों ने लेके भाग गए। आज तक, अभी तक 5 दिन हो गया है, पता नहीं चला है, 5 से 8 दिन हो गया है, पता नहीं चला है। तो फिर जब हो जाता है तो हमको लोग सलाह देते हैं कि ये क्यों नहीं किया, लॉकर में क्यों नहीं रखा, वहाँ क्यों नहीं रखा। लेकिन आज भी कई घरों में, रोज आप पेपर में न्यूज़ देखते होंगे तो 2 से 3 चोरियाँ होती है और सिर्फ सोना लेके जाती है। और सोना जब चला जाता है तो वो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि एक झटके में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख का लॉस हो जाता है उसको। तो इसलिए सोना जो है, मैं इतना ही करता हूँ मेरे दर्शकों को, जो बहुत सारे जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि सोना उतना ही लीजिए जितना आपकी ज़रूरत है। जितना थोड़ा छोटा मोटा पहनना है उतना रखिए और बाकी पूरा सोना लॉकर में रखिए। ठीक है, अब बात ये आ रहा है कि भाई लेडीज़, महिलाएं जो है, भारत की जो महिलाएं हैं या ये प्रोग्राम जो देख रही है, वो महिलाएं गोल्ड क्यों लेती है। उसका एक तो उनको पहनने का शौक रहता है, शादी में पहन के डांस करना, ये करना, लोगों को दिखाना, एक जलन टाइप का रहता है।
दूसरा कारण ये है कि वो ये सोचती है कि भाई अगर मेरे को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो ये सोना ऐसा है कि कोई भी किसी को भी दे दो तो आराम से वो पैसा कैश करके दे देगा। ये महत्व का कारण होता है। हाँ, तो वो कारण से क्या उसके दिमाग में है कि सोना ही एक ऐसी चीज है वर्ल्ड में जो कोई भी सोनार के पास किसी को भी दे दो तो मुझे अगर मान लो 1 लाख है तो मुझे 80,000 तो वो दे देगा, है ना। उस कारण से वो सोना लेते, लेकिन उसके पीछे वो कभी ये विचार नहीं करते कि उस सोने के कारण कई बार ये जो है हमको उसमें एक निवेश हो जाता है, जाने अनजाने में वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेकिन क्या मिल रहा है, रिटर्न क्या मिल रहा है। एक तो चोरी का डर, दूसरी बार लगभग 15% का उसको नुकसान है उसके पीछे। मान लो 1 लाख का है तो उसकी वैल्यू 85,000 है, यानी कैसे, एक तो 5 से 10% का मेकिंग चार्ज, 3% का जीएसटी और उसके बाद में 4 से 5% का उसको लॉकर का जो खर्चा आना है वो, तो 15% तो वैसे ही उसका ये हो गया। अब उसके बाद रिटर्न क्या मिल रहा है, अगर हम रिटर्न देखें पिछले 10 साल का फिजिकल गोल्ड वर्सेस बाकी जो और ऑप्शंस है, तो उसमें मुझे फिजिकल गोल्ड में जो रिटर्न्स मिला है पिछले 10 साल का वो मात्र मिला है 8 से 9%। हाँ, 2004 यानी आज से 20 साल पहले उसमें रिटर्न मिला था 120%, 130%, 150%, लेकिन अभी पिछले अगर 8-10, 7-8 साल देखें तो गोल्ड का रेट पे स्टैग्नेंट है। कभी बढ़ता है 500 रुपया, कभी घटता है 1000 रुपया, कभी बढ़ता है 1000 रुपया, कभी घटता है 500 रुपये करके, लेकिन एक रिटर्न 10 साल की अगर मैं देखा तो 7-8% के ऊपर रिटर्न्स नहीं है। तो एक तरीके से उससे बेटर तो और ऑप्शंस है, अगर आप निवेश के तौर पे अगर उसको ये कर रहे हैं, देख रहे हैं गोल्ड को, तो वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं रह गया। अब अगर मान लीजिए अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है तो फिर अभी क्या करें, तो दूसरे ऑप्शंस क्या है। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास गोल्ड ईटीएफ है। गोल्ड ईटीएफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, यानी गोल्ड के रियल टाइम पे वो बाय करता है और उसमें मात्र 2% के चार्जेस कटते हैं और आपको मार्केट का जो रिटर्न्स है वो उसमें भी मिलता है, लेकिन आपको उसमें चोरी का डर नहीं, उसमें 15% का जो नुकसान हो रहा है जो हर फिजिकल गोल्ड में वो नहीं है। उसके बाद में फिर जीएसटी नहीं है और उसके बाद में आपको टैक्सेशन में भी उसमें उतना नहीं लगे, खर्चा नहीं आएगा। तो गोल्ड ईटीएफ वन ऑफ द बेस्ट है। और गोल्ड ईटीएफ में, ऐसे गोल्ड ईटीएफ में निवेश करिए जहाँ पे जो फंड है गोल्ड ईटीएफ का वो 500 करोड़ के ऊपर है, यानी उसमें लिक्विडिटी अच्छी है, उसका ग्रोथ अच्छा है, ऐसे गोल्ड ईटीएफ में आप अपना निवेश करें। तीसरा जो अभी जो पिछले 2015 के बाद एक नया ऑप्शन आया है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। हाँ, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये क्यों हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट करते में उसको 10% 12% का उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि और इंडिया की जो महिलाएं हैं या इंडिया के जो लोग हैं तो वो गोल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में टॉप 2 में जो है अमेरिका के बाद ये जो है इंडिया में गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये जो है हमको थोड़ा सा इसको कर्टेल करना है, तो इसलिए उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला। गोल्ड बॉन्ड में क्या हो रहा है कि आपका जितना एक बॉन्ड की वैल्यू जो है 1 ग्राम के बराबर रखा और उसमें 2.5 जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे 4 ग्राम से लेकर तो 4 किलो तक आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 करोड़ 20 लाख तक आप अपना इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। अब उसमें मान लेते हैं कि भाई अगर उसने 20 लाख 25 लाख का SGB लिया है, गोल्ड बॉन्ड्स लिया है, तो उस पर 2.5% गारंटीड आपको पैसा मिल रहा है। अच्छा। हाँ, 2.5% का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप वो पैसा आपको फिजिकल भी नहीं मिल रहा, वो बेनिफिट फिजिकल। दूसरी बात, फिर जो रेट है उसमें वही रेट का बेनिफिट उसमें भी मिलेगा। अगर मार्केट मान लो आज अभी 79,000 रुपये है आज का भाव, अगर वो मान लो 1 लाख हो गया तो वहाँ पे भी गोल्ड ETF में भी होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी होगा, ठीक है। और उसके बाद ये SGB जो है ये 8 साल के लिए होता है। हाँ, 8 साल में आप उसको या तो सेकेंडरी मार्केट में, उसके पहले अगर आपको बेचना है तो आप किसी को सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच सकते हैं, या 8 साल के बाद में, 8 साल की मैच्योरिटी होती है, 8 साल के बाद में उसको मैच्योर कर लीजिए, पैसा ले लीजिए। और अगर मान लीजिए बच्ची की शादी है और उसके आपको देना है या बहू के लिए आपको गोल्ड खरीदना है, तो वो आप चले जाइए करण कोठारी या और भी जो भी रोकड़े ज्वेलर्स, वहाँ जाके लेटेस्ट डिज़ाइन का आप गोल्ड ले लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, एक तो सेफ्टी हुई हो गई, सेकेंडली फिर आप जो है आपको ये भी नहीं कि मेरा 20 कैरेट का गोल्ड है
24 कैरेट का गोल्ड है, 26 कैरेट का गोल्ड है। और गोल्ड में जो है अक्सर हमारी जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो बेवकूफ़ बनती है। कैसे बनती है कि गोल्ड के अंदर में, गोल्ड कैसे होता है, एक मक्खन जैसा है, मक्खन होता है ना, नरम जो होता है ना, वो ऐसा होता है। तो गोल्ड को हार्ड करने के लिए, यानी अगर आपको ऑर्नामेंट बनाने हैं, गहने बनाना है या दागिने बनाना है, तो उसको हार्ड करना पड़ता है। उसके बगैर आपके दागिने बनेंगे नहीं, है ना, पहन ही नहीं पाओगे आप। तो उसमें तांबा डाला जाता है। हाँ, तांबे का, आप गोल्ड का 10 ग्राम का रेट है 80,000 एग्जाम्पल के लिए, और उसका जो है वो 200 रुपये किलो है तांबे का। तो वो तांबा अगर उसने डाल दिया तो कई बार क्या होता है, अपन डिज़ाइन को देख रहे हैं लेकिन उसमें तांबा कितना मिला है। मुझे अगर मैं मान लो 5 लाख का गोल्ड ले रहा हूँ, अगर उसमें तांबा ही अगर मान लो उसमें ज़्यादा मिला हुआ है, लेकिन मुझे तो वो गोल्ड के प्राइस पे दे रहा तांबा। तो कई बार मुझे जो इस तरीके से मेरी चीटिंग होती है। ये आम पब्लिक को नहीं समझ रहा है। आज भी बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, ये इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। गोल्ड के रेट में तांबा खरीद रहे हैं। हाँ, गोल्ड के रेट में तांबा खरीद रहे हैं। और इसमें बड़े बड़े ऐड आती है, बड़े बड़े, आप देखिए कि नागपुर में एक जो बड़े बड़े जो नाम है, ब्रांड है, उनके आप 50-50, 100-100, 200 लोग कर्मचारी है। तो इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? लोगों की जेब से ही जा रहा है ना। तो इस तरीके से कैसा है, आज मैं बोलता हूँ कि गोल्ड थोड़ा सा लीजिए। मैं गोल्ड लेने में मना ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कार्यक्रम आज का विषय नहीं है, लेकिन गोल्ड उतना ही लीजिए जितना आपको पहनना है, जितनी आपकी सेफ्टी है। कल अगर चोरी भी गया तो आपको उसका गम ना हो, उतना दुख ना हो। तो आपको क्या लगता है, अगर गोल्ड नहीं लिया तो फिर उनके पास जो पैसे है वो जो उसको वे कहाँ इन्वेस्ट करें फिर? उसको फिर आप गोल्ड ETF मैंने बताया बेस्ट ऑप्शन है, पेपर गोल्ड है। उसके बाद फिर आपका SGB है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। ओके। हाँ, उसके बाद म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड की म्यूचुअल फंड आई है, वहाँ पे निवेश करें, है ना। और उसमें आपका सुरक्षित भी हो गया, रिटर्न भी मिल रहा है, और आपका बल्ले बल्ले सभी जगह से। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान थे विजय चौरागढ़ी जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। यदि आपके पास पैसा है तो इस पैसे का कैसे आप उपयोग कर सकते हो, कितने अच्छे ढंग से इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट यदि आपको करना है तो कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ करना है, इसके बारे में काफ़ी चीज़ सही और सटीक जानकारी दी। जब गोल्ड की बारी आई तो गोल्ड के बारे में उन्होंने कहा कि आज लोग जो बड़े पैमाने पे जो गोल्ड खरीदते हैं वे 24 कैरेट का नहीं बल्कि उससे भी कम कैरेट का खरीदते हैं, लेकिन दाम जो है 24 कैरेट का देते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और इनकी एक यह स्टडी है और ये सच्चाई है कि बिना तांबे का कोई भी जो अलंकार जो होता है, वो गहना जो होता है वो बनता नहीं है। और आज लोग शहर के अक्सर बड़े बड़े ऑर्नामेंट खरीदने के नाम पे तांबे के पैसे गोल्ड के रूप में दे रहे हैं। यदि ये पैसे अच्छे जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो यकीनन आपको फ़ायदा हो सकता है। और आप ऐसे शहर के काफ़ी अच्छे जानकार विजय चौरागढ़ी जी, इनका मोबाइल नंबर 9370970370 पर आप संपर्क कर सकते हो। मैं मेरे साहब और एक चीज़ मैं हमारे दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो मैं AHN न्यूज़ को आज आप मुझे बुलाया आदर के साथ में, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ ये वीडियो को बहुत अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करिए, इसको लाइक ज़रूर करें, और इसको, क्योंकि इसमें सच्चाई है। हमने हमारा मार्गदर्शन करने का, जानकारी देने का मकसद क्या है कि लोगों को सही आंखें खोले, लोग जो है इसमें सही जानकारी मिले और सही निर्णय ले। किसी से भी करे, इन्वेस्टमेंट हो किसी से भी करे, लेकिन आज का जो ये खास मुलाकात का जो मकसद है मेन, कि ये जो 2 सेक्टर है, ये 2 सेक्टर में लोग ध्यान नहीं देते। एक मैंने रिटायरमेंट की बात करी, और गोल्ड कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, ये सारे प्रश्नों का मैंने आज आपको सविस्तर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। ये कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल विजय जी, और काफ़ी बहुत बड़े बड़े ऐसे सवाल थे, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्यक्रम को हमें यही रोकना पड़ रहा है। लेकिन बाकी के जो और भी सवाल है, अन्य जो टॉपिक है, उसको लेकर हम फिर से एक बार बहुत जल्द
आपके सामने में विजय चौरागढ़ी जी इनको नए एपिसोड में रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल AHN न्यूज़ का खास मुलाकात प्रोग्राम नागपुर। नमस्कार। नमस्कार सर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।